आइए अब हम घूमने के लिए चलते हैं इटली। इटली की कहानी को थोड़ा सा देखें। अगर हम बात करें इटली की, तो इटली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? सबसे बड़ी वीकनेस कहा जाए, कमजोरी कहा जाए कि इटली अब एक ऐसा देश था जो अपने में ही टूटा हुआ था। यानी इटली के बहुत सारे राज्य ऐसे थे इटली देश के जिसमें आपसी मेल नहीं था, हमेशा लड़ाई होते रहता था, हमेशा झगड़ा होते रहता था। और एक कहावत है, नहीं शेर है, कहते हैं कि मुझको तो आपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत था। वो सेम स्थिति इटली के साथ। ये कहावत बना था भले किसी के लिए ये शायरी, लेकिन ये शायरी लागू होता है इटली पर। क्यों होता है लागू इटली पर? ये देखिए, इटली बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट में फ्रेगमेंटेड थे, टूटे हुए थे, जिसका फायदा पड़ोसी देशों ने उठाया। खासकर पड़ोसी देश में अगर हम बात करें तो इसका फायदा जमकर उठाया था ऑस्ट्रिया और फ्रांस, जमकर उठाया था। तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस क्या किया? इटली के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। नहीं, आप अपने में लड़ते हुए मरिएगा तो पड़ोसी आकर के फायदा उठाएगा। आप अपने में लड़ रहे हैं, पड़ोसी आया और लड़ रहा है इटली खुद से, और उधर से पड़ोसी आया। पड़ोसी के रूप में कौन एंट्री मारा? पड़ोसी के रूप में एक तरफ से एंट्री मारा ऑस्ट्रिया और दूसरे तरफ से मारा एंट्री फ्रांस। अपने में लड़ रहा था, कहा भाई तुम लड़ते रहो, हम तुम्हारे एरिया पर कब्जा कर लेंगे। और इटली के बहुत सारे भागों पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशों का कब्जा हो गया। जब इटली के बहुत सारे भागों पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशों का कब्जा हो गया तो समस्या उठा कि भाई इटली यूनिफाई हो तो हो कैसे, एक हो तो हो कैसे। कुछ समय के बाद इसका कब्जा था। फिर धीरे धीरे इटली में ही रहते थे क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले। क्रिश्चियन में जो धर्म गुरु होते हैं उनको पोप कहा जाता है। पोप कहते थे कि इटली पर अधिकार केवल और केवल मेरा होना चाहिए। जितने भी क्रिश्चियन कंट्री है उनके धर्म गुरु को पोप बोलते हैं। पोप कहते थे कि रोम पर केवल अधिकार हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम विशेष लोग हैं, मेरा अधिकार होना चाहिए, जनता का अधिकार भूल से भी नहीं होना चाहिए। पोप ये कहा करते थे। तीसरा फेजेस देखें तो इटली का कोई अपना लैंग्वेज नहीं। किसी भी प्लेसेस को नेशन बनाने के लिए, किसी भी कंट्री को नेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग होना चाहिए, एक जुड़ाव का भावना होना चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए, तभी ना नेशन बने। तभी तो एक फीलिंग जगह के आप जिस स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, एक ड्रेस रहता है तो कितना अच्छा लगता है देखने में। ये जेसस मेरी का विद्यार्थी है, ये गुडवाइन का विद्यार्थी, ये स्कूल का विद्यार्थी। उसी तरह अगर इंडिया का टीम प्लेयर अगर क्या जर्सी पहन के खेल रहा होता है तो लगता है इंडियन प्लेयर। उसी तरह से एक लैंग्वेज होना भी बहुत जरूरी है ताकि हर कोई कनेक्ट कर सके। और दिक्कत ये था, दुर्भाग्य ये था कि इटली का कोई एक लैंग्वेज उस समय नहीं था। अब इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई एक महान व्यक्ति के हाथ में, जिनका नाम था विलियम केवर कहते हैं। सार्डिनिया के का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया विलियम केवर। और विलियम केवर क्या किए? दो महान देशभक्त को लाए। ठीक, एक मेजनी, जिनके बारे में हम पढ़े थे, जन्म हुआ था इटली 1807 में, मेजनी, और एक गैरिबाल्डी। दोनों व्यक्ति को चुना गया, मेजनी और गैरिबाल्डी। मेजनी का जन्म हुआ था जिनेवा में हुआ था, मेजनी का, और गैरिबाल्डी दो देशभक्त को चुने। और सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर विलियम केवर एक नीति बनाए कि युद्ध लड़ेंगे लेकिन एक नीति के साथ लड़ेंगे। और दो चीज का वो इस्तेमाल किए थे युद्ध में। क्या क्या? वार एंड डिप्लोमेसी। इसका मतलब ये हुआ, सामान्य भाषा में अगर इसको हम समझे तो एक हाथ में था लड्डू और एक हाथ में था लाठी। एक हाथ में क्या था? लड्डू, एक हाथ में था लाठी। पहले कहता था आजाद करोगे, लड्डू खाओ। तो कहा कि नहीं, लड्डू नहीं खाएंगे, हमको आजादी नहीं चाहिए। कहे लाठी, या तो देह लाल करो, नहीं तो मुंह मीठा करो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत सारा आदमी क्या कहा था? छोड़ दीजिए देह लाल, आ जाओ ऐसे आपको छोड़ देंगे, यानी वार एंड डिप्लोमेसी का पॉलिसी लाया। या तो पहले उसको, लड्डू का मतलब यहाँ क्या हुआ? लड्डू का मतलब प्रेम से समझाने की कोशिश करते थे। लड्डू खा के मान जाओगे, आजाद कर दोगे, ठीक है। लड्डू नहीं खाओगे तो लाठी भी दूसरे हाथ में रखोगे, या तो लड्डू खाओ नहीं तो लाठी खाओ। और इस प्रकार से सार्डिनिया के प्राइम मिनिस्टर विलियम केवर इटली के लोगों को एक करने का, युद्ध लड़ने की कोशिश की।
अब रूस एक युद्ध लड़ रहा था, क्रीमिया का युद्ध रूस और इंग्लैंड के बीच हो रहा था। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस दोनों को क्या किया, सपोर्ट कर दिया। कौन? विलियम कप। और राजनीति में देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। विलियम कप क्या किए, इसको क्रीमिया के युद्ध में, रूस से जो क्रीमिया का युद्ध लड़ रहा था, क्रीमिया के युद्ध में सपोर्ट कर दिया। क्रीमिया के युद्ध में किसको सपोर्ट कर दिए? दो देश को। किसको किसको? फ्रांस को, और फ्रांस के साथ साथ एक और देश था ब्रिटेन, उसको सपोर्ट किए। जब फ्रांस और ब्रिटेन को सपोर्ट किए तो कहा भाई अरे हम तुमको क्यों सपोर्ट किए थे? इसलिए सपोर्ट किए थे कि खाली तुम्हारा काम, अपना काम बनता भार में जाए, जब था अपना काम निकल गया बस तुम निकल जाओ। दोस्ती अगर किए थे, तुमको सपोर्ट किए क्रीमिया के युद्ध में, तो हम अभी इटली गुलाम है, हमको तुम सपोर्ट करो, हमको तुम भी सपोर्ट करो। तो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों ने मिलकर के सपोर्ट किया किसको? इटली को। और जब इटली को सपोर्ट किया तो इटली ऑस्ट्रिया का एक जगह था लोम्बार्डी, लोम्बार्डी पर किसका कब्जा हो गया? इटली का कब्जा हो गया। इटली कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रिया पर अपना पकड़ बना लिया। जो ऑस्ट्रिया क्या किया था पहले, इटली के राज्य पर कब्जा कर लिया था, उसी फ्रांस को देखिए दोस्त बना, इसी को कहते डिप्लोमेसी। इसी फ्रांस को दोस्त बनाया कौन? विलियम केवल। इसी फ्रांस को दोस्त बनाया और ब्रिटेन को दोस्त बनाया, और फ्रांस और ब्रिटेन को दोस्त बना करके एक जगह आता ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लेता है। ऑस्ट्रिया पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। और दो महान देशभक्त को नियुक्त करता है, लगाता है, मेजनी और गैरिबाल्डी को। दोनों मिलकर के युद्ध लड़ता है, और मैकेडोनिया, टैक्सोमिया, बहुत सारे ऐसे एरिया, अल्बानिया रहते हैं, इटली का ऐसा क्षेत्र रहता है जिस पर किसका कब्जा हो जाता है? इटली का, जिस जो कंट्रोल में आ जाता है। बहुत सारे ऐसे रीजन रहता है जिसको ऑस्ट्रिया कंट्रोल में किया रहता है, फिर से इटली कंट्रोल में आ जाता है। आज जब इटली कंट्रोल में आ जाता है पूरी तरह से, सिसिली हुए, नेपल्स हुए, जिसको सिसिलीज किंगडम कहा जाता है, इस दोनों किंगडम को एक कर लिया जाता है। और विक्टर इमैनुअल सेकंड, इसको विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली का किंग यानी इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। तो यह थी इटली के यूनिफिकेशन की कहानी। समझ में आया? इटली यूनिफिकेशन समझ में आया आपको? आया? अब कोई पूछेगा इटली यूनिफिकेशन क्या है, बता दीजिएगा। इटली